Hello students, today we will discuss वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में वैट कहते हैं। आज हम मूल्य वर्धित कर को डिस्कस करेंगे। देखिए, मूल्य वर्धित कर जिसे हम वैट कहते हैं, ये विक्रय कर के विकल्प के रूप में इसको लागू किया गया है। जर्मन की औद्योगिक कार्यकारिणी ने 1918 में इसका प्रस्ताव किया था। सबसे पहले 1954 में इसे सीमित स्तर पर फ्रांस में अपनाया गया। तब से विश्व के अर्थशास्त्रियों व अधिकारियों को ये एक मनपसंद विषय के रूप में यूरोपियन आर्थिक समुदाय के देशों ने भी 1967 में समुदाय के अंदर स्वतंत्र व्यापार के सिद्धांत को संतुष्ट करने के लिए वैट को अपनाया। मूल्य वर्धित कर, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर होता है, ये कर किसी एक वस्तु या सेवा जिसमें हम निर्यात और सरकारी सेवाओं को छोड़ दें, उसमें बढ़ाए गए मूल्य पर लिया जाता है। इसका अर्थ ये है कि ये कर उस मूल्य पर लगाया जाता है जो कोई भी फर्म उस वस्तु या सेवा में जोड़ती है, जो कि उसने किसी दूसरे से खरीदी है, चाहे यह मूल्य उसने अपने श्रम द्वारा जोड़ा हो या मशीनरी, भवन या किसी अन्य पूंजी वस्तुओं की सहायता से जोड़ा हो। इसलिए विक्रय कीमत तथा सामग्री की लागत का अंतर ही मूल्य वर्धित कर है, जिसके आधार पर कर लगाया जाता है। ये कर उत्पादन के चरण से लेकर फुटकर बिक्री तक हर स्टेप पर वस्तु की मूल्य वृद्धि पर लगता रहता है। मूल्य वर्धित करों को विद्वानों ने अपने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया है। एल के झा समिति के अनुसार मूल्य वर्धित कर व्यापक रूप से समस्त वस्तुओं और सेवाओं पर एक कर है, जिसमें निर्यात वस्तुओं और शासकीय सेवाओं को अलग कर दिया जाता है। ये कर हर स्टेप पर व्यवसाय की मूल्य वृद्धि पर ही लगाया जाता है, इसलिए इसे मूल्य वर्धित कर कहते हैं। डॉक्टर के.एल. गुप्ता के अकॉर्डिंग मूल्य वर्धित कर एक ऐसी प्रणाली है जिसके अनुसार केवल उत्पादन प्रक्रिया में की गई मूल्य वृद्धि पर ही कर लगाया जाता है। ये मूल्य वृद्धि उत्पादक एवं विक्रेताओं द्वारा की जाती है। इन परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं कि मूल्य वर्धित कर उत्पादन के कुल मूल्य में क्रय किए गए भौतिक साधनों के मूल्य को घटाकर जो वर्धित मूल्य बचता है उस पर लगाया जाता है। इस प्रकार वर्धित मूल्य कर जो होता है वो वस्तु के कुल मूल्य में से क्रय की गई कच्ची सामग्री का मूल्य घटाने पर प्राप्त होता है। जो कर वर्धित मूल्य पर लगाया जाता है उसे ही मूल्य वर्धित कर या वैट कहते हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज दैट एक मेज़ बनाने में 400 रुपये का लकड़ी लगी, हमने वहाँ मज़दूर की मज़दूरी दी, उसमें जो भी सनमाई का लगाया, फेविकॉल लगाया, उसके लिए मान लीजिए हमने 200 रुपये का लगा दिया उसमें, और 400 रुपये की लकड़ी पर पहले 400 रुपये की लकड़ी पर कर लगता है। मतलब टोटल अमाउंट देखें तो 400 और 600 हो रहे हैं, तो 600 में से पहले 400 घटाएंगे, 200 रुपये पर कर लगता है। अब यदि इसे हम 700 में बेचें तो विक्रेता 700 में से 600 घटाएंगे 100 रुपये, तो 100 रुपये पे कर देगा। इस प्रकार की ये जो चेन है मूल्य वर्धित कर प्रणाली का एक रूप होती है। इसलिए मूल्य वर्धित कर उत्पादन के अलग अलग स्तरों पर लगाया जाता है। मूल्य वर्धित कर के कई रूप हो सकते हैं, जैसे उत्पादन मूल्य वर्धित कर, उपभोग किस्म का मूल्य वर्धित कर, मजदूरी आधारित मूल्य वर्धित कर, आय आधारित मूल्य वर्धित कर। उत्पादन मूल्य वर्धित कर क्या होते हैं? ये किसी संस्था की कुल प्राप्तियों में से उसके द्वारा की गई
जो खरीदी गई सामग्री है उसका मूल्य अगर हम घटा देते हैं तो हम फर्म द्वारा मूल्य वृद्धि ज्ञात कर सकते हैं। ये मूल्य वृद्धि पर लगाए गए कर को उत्पादन मूल्य वर्धित कर कहते हैं। अब हम बात करते हैं उपभोग किस्म का मूल्य वर्धित कर। यदि राष्ट्रीय उत्पाद में से कुल विनियोगों को घटा दिया जाता है तो जो शेष बचता है वह उपभोग के बराबर होता है, उपभोग के तुल्य होता है, और इस प्रकार जो कर लगाया जाता है उसे उपभोग आधारित मूल्य वर्धित कर कहते हैं। ये सबसे अधिक प्रचलित कर है जो बिक्री कर के विकल्प के रूप में लगाया जाता है। ये कर उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जिनका प्रयोग अंतिम उपभोग के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं मजदूरी आधारित मूल्य वर्धित कर की। एक संस्था द्वारा उत्पादित इकाइयों के मूल्य में उसमें प्रयुक्त विभिन्न इनपुट्स के साथ मशीन की जो घिसावट होती है और ब्याज आदि को घटा के जो शेष बचता है वह वर्धित मूल्य होता है जो मजदूरी भुगतान के बराबर होता है। इस विधि को हम मजदूरी आधारित मूल्य वर्धित कर कहते हैं। अब हम बात करते हैं आय आधारित मूल्य वर्धित कर। इस कर को निगम कर के विकल्प के रूप में लगाया जाता है। निगम कर व्यावसायिक निगमों और कंपनियों की आय पर लगाया जाता है। उत्पादन में विभिन्न साधनों का योगदान होता है जैसे कि श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस तथा पूंजी, भूमि, जिन्हें क्रमशः श्रम के लिए आप मजदूरी देंगे, पूंजी पर ब्याज, और प्रबंध के लिए वेतन, और साहस और भूमि के लिए लाभ या लगान प्राप्त होता है। तो ये जो पारिश्रमिक का योग, कर आदि उसे आधार मानकर मूल्य वृद्धि पर कर लगाया जाता है तो उसे हम आय मूल्य वर्धित कर कह सकते हैं। अब इससे क्या मेरिट्स हैं, मूल्य वर्धित कर के क्या गुण हैं, तो देखें ये तटस्थ रूप में होता है, ये साधनों के आवंटन में तटस्थ है। यदि ये कर बिना कोई छूट दिए और शून्य दर से स्टार्ट होता है तो ये वस्तुओं की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं डालता। वस्तु के निर्माण में जिन आगतों का उपयोग हुआ है यदि पहले से ही उन पर कोई कर दिया गया है तो वस्तु का मूल्य आंकते समय उस पर कर की राशि को उनमें से निकाल दिया जाता है। जिन वस्तुओं को कर मुक्त रखा जाता है उनके उत्पादन पर जिन आगतों का उपयोग होता है उन पर कोई कर दिया गया है तो उनकी राशि पर कोई छूट नहीं मिलती। ये अन्य परोक्ष करों की तुलना में अधिक सरल है। यद्यपि ये कर एक बिंदु है लेकिन प्रभाव में एक सकल कर के समान होता है। उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक माल के पहुंचने में अलग अलग स्टेप पर कर लगाया जाता है, इसलिए कर चोरी की संभावना ना के बराबर होती है। ये कर करारोपण प्राधिकारियों द्वारा बड़े आकार की फर्म द्वारा एकत्रित करों की जांच पड़ताल को सरल बना देता है। इस कर व्यवस्था से निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि किसी भी उत्पाद का निर्यात होने पर उसमें प्रयुक्त किए गए आगतों पर करों की वापसी हो जाती है तथा उत्पादक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादन में मूल्य को प्रतियोगी बनाए रखने में समर्थ रह सकता है। मूल्य वर्धित कर प्रणाली लेखा परीक्षण और प्रति परीक्षण के नियम पर आधारित है क्योंकि सभी फर्मों की प्रविष्टियां करनी होती हैं और समान वस्तुओं का एक जैसा रिकॉर्ड रखना होता है। वैट द्वारा बिक्री कर में कर के संचयी प्रभाव को कंट्रोल किया जा सकता है। मीन्स वैट में कर के दोहरेपन की पॉसिबिलिटी नहीं रहती क्योंकि उत्पादन और वितरण के हर स्टेप पर केवल उतनी राशि में कर लगता है जो उस लेवल में मूल्य में वृद्धि के रूप में गणना की गई है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्रत्येक फर्म उत्पादन व्यवस्था में अधिकाधिक कुशलता लाकर उत्पादित लागत को कम करने का प्रयास करती है क्योंकि लागत जितनी बढ़ेगी मूल्य वृद्धि का अंतर उतना ही अधिक होगा तो उससे कर का भार भी और बढ़ जाएगा। मूल्य वर्धित कर निवेश को आकर्षित करता है। सामान्यतः उपभोग किस्म का वैट प्रायः पूंजीगत वस्तुओं के कच्चे माल पर दिए गए कर की छूट की अनुमति देता है।
वैट समर्थकों का इसके पक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि इसके भार को उत्पादन के सभी कारक जैसे वेतन, ब्याज, किराया और लाभ द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रकार ये उत्पादकता को प्रोत्साहित करता है। अब कुछ लोग इसके आलोचना भी करते हैं, इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। मूल्य वर्धित कर एक सरल प्रणाली नहीं मानते। विशेष रूप से अल्प विकसित देशों में इसको अपनाना और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये कर प्रणाली की सफलता करदाताओं की ईमानदारी, सहयोग, सरकारी अधिकारियों की सतर्कता, निगरानी पर डिपेंड करती है। यदि करदाता ये फील करता है कि सरकार का वसूली ढांचा ठीक नहीं है तो वह स्थिति का लाभ उठाएगा और कर की चोरी स्टार्ट हो जाती है। ये स्फीतिकारी स्वभाव वाला कर है क्योंकि ये करदाताओं की जेब से अधिक राशि न निकालकर काफ़ी प्रयोज्य आय छोड़ देता है। भारत जैसे विकासशील देशों में मुद्रास्फीति अधिकतर कर दबाव के कारण है, न कि मांग विस्तार के कारण। इस कर को लागू करने की लागत कर अधिकारियों और करदाताओं दोनों के लिए बहुत ऊंची है। अन्य करों की तुलना में इसमें प्रबंध, संग्रहण, निर्धारण और प्रमाण सभी की लागत सरकार के लिए बहुत होती है। इस प्रकार करदाताओं को भी विक्रय और क्रय संबंधी सभी व्यवहारों का विस्तृत ब्यौरा रखना पड़ता है, जिसकी लागत काफ़ी कम होती है। कुछ आलोचक ये भी मानते हैं कि इस कर के लक्षण पूरी तरह तटस्थ नहीं है, क्योंकि इस कर में कुछ उद्योगों को कर की परिधि से बाहर रखना ही होगा, इसलिए इसमें पूर्णतया तटस्थ नहीं कह सकते। छोटी छोटी संस्थाओं के लिए ये कर प्रणाली बहुत महंगी है, क्योंकि उन्हें अपने लेखे भली प्रकार रखने पड़ते हैं, जिससे अनावश्यक व्यय होता है। ये बहुचरण कारोबार कर प्रणाली की अपेक्षा इस कर की आगम काफ़ी कम होती हैं। तो वैट प्रणाली के संबंध में इन गुण दोषों का अवलोकन करने के बाद हम कह सकते हैं कि सैद्धांतिक रूप से ये अप्रत्यक्ष कराधान में एक महत्वपूर्ण सुधार है, लेकिन व्यावहारिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण में अभी भी इसमें कुछ सीमाएं हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।